नमस्कार। दूरदर्शन शिमला पर आप सभी का बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हम एक बार फिर आपके साथ दूरदर्शन शिमला पर मंजिल। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है किसी ना किसी मंजिल को पाने की, और वो मंजिल पाना चाहता है हर कीमत पर। खैर, आप अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं ज़िंदगी में, इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है मंजिल। और हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक विशेषज्ञ को जो हमारी मदद करेंगे कि आखिरकार आप अपनी ज़िंदगी की मंजिल कैसे आसानी से पा सकते हैं। खैर, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट के साथ, जो हैं मिस्टर अभिषेक चौहान, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी, ये ख़ास तौर पर जाने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के। इन्होंने बहुत सारी तैयारियां करवाई हैं, की हैं, और बहुत सारी बुक्स भी ये फ़िलहाल लिख चुके हैं। और इनके बारे में क्या ख़ास बातें हैं ज़रूर आपको पता चलेगा इस प्रोग्राम के दौरान। बस आप बने रहिए हमारे साथ यूँ ही। तो अभिषेक जी, आपका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर दूरदर्शन शिमला पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और इस वक्त ऐसे एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए शो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं रिसेंट कुछ जॉब्स की, तो जैसे सभी को मालूम है कि HPSC की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को लेकर के हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं, क्योंकि 6 फरवरी उसका लास्ट डेट है। तो वो एग्ज़ामिनेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे सबसे पहले। जी भानुप्रिया, देखिए अभी नोटिफिकेशन आया है कमीशन का, और इसकी आखिरी तारीख एग्ज़ाम भरने की 6 फरवरी है। इसमें 14 के आसपास पोजीशंस हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एक नायब तहसीलदार की हैं, बाकी BDO की पोजीशन और कुछ और पोजीशंस हैं। तो इनको जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो 6 फरवरी तक ऑनलाइन भर सकते हैं, और बाकी नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगी। जी हाँ, तो सभी जानते हैं जो ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं अपने करियर को लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, प्रशासनिक सेवाओं की। तो हम ये अगर सवाल सबसे पहले पूछें, जो कि लाजमी भी है, कि किन स्टूडेंट्स को HAS एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात तैयारी से पहले वो है कि आप अपने पैसिव माइंड को, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उसको आप समझा पाएँ, बता पाएँ कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपके अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। और उसके बाद आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी। आप एक मशीन की तरह काम करेंगे, आप थकेंगे नहीं। आपको कई चीज़ें ऐसी पता लग पाएंगी जो आम आदमी को नहीं पता लग पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको जो है वो फोकस्ड होना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। चलिए, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन वाइज क्या क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और एज ग्रुप क्या रहता है, उसके बारे में काइंडली थोड़ा बताएं आप। जी, जहाँ तक बात क्वालिफ़िकेशन की है, आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, या आप अपने ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में हो तो आप ये एग्ज़ाम अवश्य दे सकते हैं। जहाँ तक उम्र की बात है, 35 साल आम कैटेगरी के लिए है, OBC और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 40 साल है, और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या कंट्रैक्चुअल भी हैं, वो 45 वर्ष तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन के बाद, क्राइटेरिया के बाद। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ मार्क्स का नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपका इतना % मार्क्स होना चाहिए, वही बच्चे आगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अटेम्प्ट्स की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या अटेम्प्ट्स में ये बांधा गया है कि 2, 3, 4 या इतना ये हो? देखिए, HAS के परिप्रेक्ष्य में अटेम्प्ट्स की अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं हुई है, हालांकि UPSC में है, बट HAS में ऐसा कुछ अभी है नहीं, एज सच है नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम है, HAS के बारे में सोच के ही शायद किसी की हिम्मत नहीं होती है पहले उसकी तैयारी करने की, लेकिन फिर भी कुछ हमारा एज ग्रुप ऐसा है जिनके पास बहुत वक्त होता है स्टूडेंट लाइफ में ही। 9th-10th का जैसे एक एज ग्रुप है, 11th-12th का है, या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपने लास्ट ईयर में हैं, तो वो फोकस्ड रहते हैं कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो उन एज ग्रुप्स को लेकर के आप
क्या बताना चाहेंगे कि किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें? देखिए, इसमें 2 या 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो जो बच्चे स्कूल में हैं, 10th या 12th में हैं, और उनको क्लियर है, उनके पेरेंट्स को क्लियर है कि मुझे एग्ज़ाम करना है, तो उनकी अप्रोच ये रह सकती है, उनको अपने जीके के ऊपर, अपनी लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनके नोट्स तैयार करके रखने चाहिए, और एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी लेते रहें। वो जो भी पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको सॉल्व करने की या कुछ ना कुछ डायरेक्शन लेने की कोशिश करें, ताकि उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएं एग्ज़ाम से पहले, और जब उनको तैयारी करनी है आखिरी साल में, तो वो हाई लेवल की चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो उनको जो एक बेसिक लेवल का संघर्ष है वो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी होगी ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि वो भी अपना जीके साउंड कर लें, 5-6 महीने में एटलस कर लें, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर लें। उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पेपर देख लें कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से तैयारी करें। अपना ऑप्शनल वो डिसाइड कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक अलग लेवल, जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है वो धीरे धीरे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। 9th-10th का जो एक लेवल होता है वो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से सभी पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं, बच्चों को भी एक राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अक्सर कहा जाता है। अच्छा, इन एग्ज़ाम्स में राइटिंग स्किल कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, खासकर मेंस एग्जामिनेशन में राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप 10 से 15% मार्क्स एक्स्ट्रा ले पाएँ, या आप लूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है। और रिटन कम्युनिकेशन और इवन इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन, ये 2-4-6 महीने में डेवलप होना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इसके लिए लॉन्ग टर्म तैयारी चाहिए। तो आप अपनी वोकेबलरी पे काम करें, स्पोकन स्किल्स के ऊपर, राइटिंग स्किल्स, इवन हैंड राइटिंग पे काम करें, और लंबे समय से अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। तो आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ें देखनी है, और कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ होगा। चलिए, एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आती है वो एग्ज़ाम के पैटर्न की आती है। तो अगर हम HAS एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, तो वो पैटर्न क्या रहता है उसके मार्क्स के रिगार्डिंग या फिर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग? काइंडली आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी अवश्य। देखिए, ये एग्ज़ाम 3 टियर में रहता है। पहला टियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसमें जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उससे आपका मेन में जाना निर्धारित होगा। दूसरा लेवल मेंस होगा, ये एक रिटन एग्जामिनेशन है, और इसमें आपका GS के पेपर होंगे 3, इसके अलावा इंग्लिश हिंदी के कंपलसरी पेपर होंगे, और essay का पेपर भी होगा। और उसके बाद में तीसरा लेवल होगा आपका इंटरव्यू का, तीसरा टियर इज़ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, वो आपकी फाइनल सिलेक्शन या आपकी रैंकिंग जो है उसे तय करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए प्रीलिम्स सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, तो प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की जाए? सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है, और किस तरीके से स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा वो कर पाएँ, उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक होगा एप्टीट्यूड का और एक होगा जनरल स्टडीज़ का। पहले एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड 100 नंबर का पेपर होगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन होंगे, जिनको हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं या मैथमेटिकल कह सकते हैं। 25 जो है वो रीजनिंग के होंगे, 15 के आसपास इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम किसी एक क्लास में नहीं डिवाइड कर सकते, बट दे आर लाइक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, बट ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, तो इनको बड़ी सावधानी से हमें करना पड़ेगा। और दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा। जनरल स्टडीज़ का अगर ब्रेकअप देखें तो इट इज़ लाइक 20 क्वेश्चन हिमाचल के होंगे, इसके अलावा 15 से 18 क्वेश्चन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, 10-12 पॉलिटी के होंगे, 8-9 क्वेश्चन नॉर्मली हिस्ट्री के रहते हैं, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रहेंगे, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के भी रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन सभी GS के पेपर्स में देखें तो क्रिटिकल एरिया होंगे आपका हिमाचल का पार्ट और करंट अफेयर, क्योंकि इनमें से ऑलमोस्ट आपके 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देने लायक है, दैट इज़ कि इसमें से ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक तरीके से GK के क्वेश्चन कह सकते हैं हम। और कुछ बच्चे जो बहुत हाई लेवल की तैयारी करते हैं
यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जीके भी हमें देखना है। सो कोशिश ये रहनी चाहिए अच्छी तैयारी करें, बट सबसे पहले हम जीके को और एनसीईआरटीज़ को ब्रश अप करें, ताकि हमारे छोटे क्वेश्चन जो 30-40 नंबर के जीके बेस्ड क्वेश्चन हैं उनमें हम मात ना खाएं और वो हमारा फेलियर का कारण ना बने। जी, अगर हम ये एप्टीट्यूड पेपर की बात करते हैं कि ये निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए एप्टीट्यूड के लिए? जी देखिए, इसमें 55 जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और क्वांटिटेटिव हैं कुल। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि 55 में से हम 30-35 क्वेश्चन निकाल पाएँ, तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। अंग्रेजी के आप 15 में से 10-12 ईजिली निकाल सकते हो, या 7-8 भी निकाले तब भी आप 40-45 के आसपास पहुंच जाएंगे। और जहाँ 30 क्वेश्चन जो कि एक मिक्स्ड एरिया से आते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा कम भी अटैम्प्ट करें तो चलेगा। बिकॉज ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन प्रेशर, एंग्जाइटी और फियर, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें 33% चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं 60, 70, 80% करने की, और वो हमारे फेलियर का कारण बनता है। और यही चीज़ इस बार के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिली। शायद बहुत सारे अच्छे बच्चे जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए बिकॉज वो डिस्क्वालीफाई हो गए एप्टीट्यूड के कारण। सो थोड़ी सी हम तैयारी करें, शॉर्टकट्स देखें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखें, उन्हीं लाइंस पे तैयारी करें और एप्टीट्यूड को हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पूरे एग्जामिनेशन में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हम ये सोचें कि चलो ये तो हो जाएगा और उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक पार्ट का अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टडी मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता ही है जब भी हम कोई एग्ज़ाम तैयार करते हैं, तो किस तरीके की सिलेक्टिव बुक्स को लिया जाए, कौन कौन से बुक्स को ऑप्ट किया जाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए, स्टडी मटेरियल में सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम जितना हमारे पास समय है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। अगर हमारे पास 1 साल का समय है तो प्लानिंग अलग होगी, 6 महीने का है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, अगर 1 महीना है तो बहुत ही अलग आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बट इसके साथ साथ थोड़ा सा हम जीएस का भी अगर डिस्कशन कर लें कि जीएस में नॉर्मली कट ऑफ जो है वो 51-52% के आसपास जा रही है पिछले कई साल से। और आमतौर पे बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं हमें 80-90 नंबर स्कोर करने चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। बट हमारा टारगेट ये होना चाहिए हम 60-65 के आसपास स्कोर कर पाएँ, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है और चीज़ें हम अच्छे से कर पाते हैं। और हमें अपने माइंड को भी कंडीशन करना पड़ेगा कि हम उतना ही स्कोर अटैम्प्ट करें जितना कि रिक्वायर्ड है। हम ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन थी सक्सेस की, वो हम लूज़ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर अटैम्प्ट। जहाँ तक बात है पुस्तकों की, अगर आपके पास 3-4-5 साल का समय, अगर आप स्कूल में हैं तो आप कोशिश करें आप जीके की एक अच्छी किताब ले लें, एटलस ले लें। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लें, तो ये आपकी स्ट्रेटजी शुरुआत के लिए हो सकती है। जिसके पास 1 साल का समय है उनको चाहिए कि वो एनसीईआरटीज़ कर लें और जीके कर लें, हिमाचल की बुक्स को देख लें, करंट अफेयर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करें। बिकॉज कई बार हम थ्योरी बहुत अच्छी कर लेते हैं बट कुछ गैप्स रह जाते हैं, या क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस से पता चलता है। सो कुछ हम टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं या कुछ किताबें ऐसी ले सकते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस भी ठीक हो पाए। सो 1 साल में कोशिश ये होनी चाहिए, और सिर्फ हमें प्री के ऊपर ध्यान नहीं देना है। 1 साल अगर है तो हमें मेंस की तैयारी भी उसके साथ साथ करनी है, तो ये हम कर सकते हैं 1 साल के लिए। अगर हमारे पास 4-5 महीने हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी किताबें ना पढ़ें, हम जीके कर लें, एनसीईआरटीज़ कर लें, उनके नोट्स अच्छे से बना लें, करंट अफेयर को अच्छे से कर लें, और हिमाचल के ऊपर कोई एक अच्छी किताब हम कर लें और उसके भी नोट्स बना लें और उनको रिवाइज़ करते रहें। बिकॉज इस प्रेपरेशन में आपको कम से कम 15 से 30 बार रिवीजन करना होगा, और रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपके नोट्स अच्छे से बने। तो इन चीज़ों का हम ध्यान दे सकते हैं। अगर किसी के पास 1 महीना है और शायद उनका अगर जीके अच्छा है तो स्टिल वो एक कोशिश कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा थ्योरी के अलावा उनको ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से 1 महीने में भी आप एक अच्छा चांस अपने लिए ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी बातों ही बातों में एक बात जो मैं पूछना भूल गई थी और मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है, प्री, मेन और इंटरव्यू, पूरा ये सारा कितना समय ले लेता है प्रॉपर एग्जामिनेशन होने में? कितना गैप इसमें रहता है? देखिए, जैसे नोटिफिकेशन अभी निकली है तो एग्ज़ाम संभवतः जून में होगा प्रीलिम्स का, मेंस सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, और उसका रिज़ल्ट आने के बाद जनवरी तक या फरवरी तक शायद इंटरव्यू हो जाए।
और 1-2 दिन में ही वो रिज़ल्ट भी आ जाता है। सो पूरी प्रक्रिया एक तरीके से 7 से 8 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। 7 से 8 महीने लगते हैं इसको। जी जी। तो मतलब अगर कोई एग्ज़ाम में अपीयर होने की सोच रहा है तो उसे ये माइंड बिल्कुल मेकअप करके चलना चाहिए कि सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करनी है, मेन की भी साथ साथ में तैयारी करते रहना है। जी जी जी। चलिए अभी मेन एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। प्री का क्लियर हो गया, मेन एग्ज़ाम्स में आ गए, तो अब मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है सब्जेक्ट्स का, कि हम सब्जेक्ट्स कौन से ऑप्ट करें। तो सब्जेक्ट वाइज कैसे चुने कि हमारे अच्छी तैयारी हो जाए और मार्क्स भी अच्छे आ जाए? देखिए मेंस में एक पेपर रहेगा 200 नंबर का, जिसमें आपको अपनी चॉइस का कोई सब्जेक्ट लेना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आप उसको चुन पाएँ तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज आपको बेसिक से तैयारी नहीं करनी है। आप 50, 60, 70% लेवल पे पहले से होंगे। अगर वो किसी कारण से पॉसिबल नहीं है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उसमें भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आप कोशिश करें ऐसे सब्जेक्ट में जाएं अगर पहली 2 कंडीशन आप नहीं फुलफ़िल कर पा रहे, जो कि एक निश एरिया हो, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 10, 12, 15 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठते हैं, उसको आप अच्छे से तैयार करें। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक अच्छा रिलेटिव स्कोर ले सकते हैं। अगर कम लोगों में कंपटीशन है तो आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स में ना जाएं अगर टाइम कम है आपके पास। जी, तो मतलब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रिक्स हैं ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए। इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बात बनेगी। अच्छा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारा लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूलते भी चले जाते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को कैसे याद रखें कि वो सब कुछ हमारे माइंड से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चली ना जाएं, जो हम इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं? जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छा स्तर बनाना चाहते हैं। इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए सेमी ग्रेजुएशन लेवल की है। लेकिन कई जगह पे हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, लेकिन उसमें टाइम इतना लग जाता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे छूट जाते हैं। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मॉडरेट लेवल की तैयारी करें, एक जर्नलिस्ट की तरह पढ़ें, स्पेशलिस्ट की तरह नहीं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है रिविज़न, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ़ रिटेंशन। तो रेपिटेशन तभी हो पाएगी जब आपके पास नोट्स हैं। तो आपके लिए नोट्स बनाना सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, बिकॉज मटेरियल इतना ज़्यादा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यू कुड बी ड्राउन्ड इन मटेरियल। सो आप कोशिश ये करें कि लिमिटेड बुक्स को पढ़ें, लिमिटेड चीज़ों को रेफ़र करें और उनके नोट्स उतार लें, बिकॉज आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ जाए और आप उसका आंसर भूल जाएं, आपको नहीं याद रहेगा, दैट इज़ वेरी ट्रेजिक। सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लिमिटेड पढ़िए बट अच्छी क्वालिटी के नोट्स बनाएं और उनको रिपीट कर पाएँ, बिकॉज आपको 15 से 30 रिवीजन या उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे कई सब्जेक्ट में। वो तभी पॉसिबल है कि आपके पास नोट्स हैं हैंड रिटन। और नोट्स का टेक्निक इज़ कि आप जितना जैसे 100 पेज पढ़ रहे हैं तो 10 पेज की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, हाफ लाइनर, 1 लाइनर वो बना के रखें, बिकॉज जो किताब आपने 20 दिन में या 30 दिन में पढ़ी है, अगर आपके पास उसके पूरे नोट्स हैं, पूरा क्रक्स है, तो वही चीज़ आप 10 दिन में, 9 दिन, 8, 7, 5, 3, 2, 1, 15 घंटे, 10 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, इस तरीके से आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और आप कुछ भी लूज़ नहीं करेंगे। सो नोट्स बनाना इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीधा पढ़ना किताब से या इंटरनेट से, दैट इज़ नॉट गुड। आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे, समझ आ जाएंगी, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में 99% चीज़ें दे आर लाइक इंफॉर्मेशन और फैक्ट, तो समझने वाली चीज़ें नहीं है, याद रखने वाली हैं, बट दे आर वेरी वाइड। नोट्स बनाने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए? अब जैसे नोट्स बना लिया हमने, नोट्स बनाने का सब अपने अपने हिसाब से 1 लाइन बनाते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल में बनाते हैं, तो कैसे नोट्स बनाए जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिना उलझे हुए हमें याद रहे? देखिए, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। प्रीलिम्स में जो भी आप मटेरियल पढ़ें उसमें पर्सन, डेट, टाइम, इवेंट या कोई टर्म, ऐसी चीज़ें देखें तो उनको आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा आपको नेमोनिक्स बनाने चाहिए, यानी स्मरण करने की विधियाँ आप खुद के डेवलप कर सकते हैं। कोई राइम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। आपको सीधे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो नेमोनिक के कारण आपको ध्यान में आएगी। सो शॉर्ट नोट्स बनाना प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में भी आपको शॉर्ट पॉइंटर्स लेने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली लिखें, सहेज के रखें, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें और इस तरीके से आप
शायद अच्छा कर सकते हैं। नोट्स थोड़े इजीली और अच्छे से बना सकते हैं कि जी। सो दैट हम खुद ही कंफ्यूज ना हो। चलिए अभी एक बात करते हैं लैंग्वेज पेपर्स की, इंग्लिश और हिंदी की। लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी भी है, तो इन दो एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से की जाए? देखिए, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी रहेगी प्रीलिम्स के लिए, जैसे इंग्लिश का पोर्शन रहता है, जी। बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो आपके दिमाग में आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन है, उसको आप सिस्टमेटिक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट कर पाएँ, तो उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरा फैक्टर है जो कंपलसरी पेपर है हिंदी और इंग्लिश के, जी। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे हिमाचल के एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या तो हिंदी या इंग्लिश में। और लैंग्वेजेस ऐसी चीज़ है जो आप 2-4-6 महीने में उसको आप स्ट्रेंथ नहीं दे सकते। अगर आपको रिच लैंग्वेज डेवलप करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, चाहे दिन में आप आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, बट थोड़ा सा वोकेबलरी के ऊपर, राइटिंग स्किल्स के ऊपर, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर टाइम लगाएं, ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएँ और GS 1, 2, 3 में भी अच्छा कर पाएँ। अगर हम थ्योरी पार्ट की बात करते हैं तो थ्योरी पार्ट के लिए किन खास बातों का ध्यान रखें? देखिए, जहाँ तक बात थ्योरी की है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लें पिछले कुछ सालों के, चाहे वो प्री के या मेंस के या ऑप्शनल के हैं, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। दूसरी चीज़, आप अपना सिलेबस अपने सामने प्रिंट करके रख लें और लाइन टू लाइन उसके अकॉर्डिंग चलें, और उसके अकॉर्डिंग ही आप मटेरियल बुक से करेंगे या इंटरनेट से करेंगे या किसी और स्थान से करेंगे, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको डायरेक्शन देंगी। अभी प्रिपरेशन के दौरान आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में भी बुक्स बहुत सारे हैं, और जो एक न्यू ट्रेंड है वो है ऑनलाइन स्टडीज़ का। उसके बारे में बताएं कि वो कितना हेल्पफुल रहता है और कितना उस पर रिलाय करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। देखिए, इसके फ़ायदे और नुकसान भी हैं। जी। फ़ायदा ये है कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स उनको डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं, आपका समय बच सकता है, आप कई चीज़ें और भी अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, उसको देख नहीं पाते या कंफ्यूज होते हैं, या कभी कभी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ भी रहते हैं जो ऑनलाइन मटेरियल है। और उसके साथ साथ हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत सारा टाइम लैपटॉप या मोबाइल में लगाएंगे, हमारे पोस्चर, आइज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो याद करने के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज स्क्रीन पे जो हम देखते हैं वो माइंड अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। सो कोशिश ये रखें कि थोड़ा लिमिट करें इसको और नोट्स बनाएं, चाहे हम वीडियो भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं, तो उसमें भी हम नोट्स लें साथ में, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है डेफिनेटली। अभी हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं कि जो हमारा लास्ट फेज़ होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो इंटरव्यू का रहता है। तो इंटरव्यू में किन खास बातों का ध्यान रखें सो दैट कि नर्वस नहीं हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम ले पाएँ? इसके बारे में काइंडली थोड़ा बताएं। जी। देखिए, जहाँ तक बात इंटरव्यू की है, बेसिक इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, तो उसके ऊपर ध्यान रखें। इसके अलावा करंट अफेयर्स को ब्रश अप करते रहें, जो भी हिमाचल से रिलेटेड खासकर या जनरल करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखें। अपने बायो के ऊपर वर्क करें, अपने इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ों के ऊपर। और थोड़ा सा आप जो है वो इससे पहले योगा कर सकते हैं, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा जो है वो कूल रहे इंटरव्यू में और इजीली आप आंसर कर पाएँ। लेकिन लैंग्वेजेस के ऊपर काम आपको पहले से करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी। इंटरव्यू देते वक्त किस भाषा का चयन करें कि इजीली मतलब वहाँ पर हड़बड़ा नहीं जाएं? इस तरीके से क्या कोशिश ये रहनी चाहिए, जो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसी में जाएं। और कमीशन भी हिंदी में भी इंटरव्यू लेने को प्रोत्साहित करता है। सो लैंग्वेज आपकी चॉइस होनी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना या देखना, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है प्रिपरेशन के दौरान? जी, देखिए, जहाँ तक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की बात है, इट इज़ वेरी गुड। आपको 40 मिनट से लेकर 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम है। अगर 5 महीने का टाइम है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मैगजीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनसे क्रक्स मिल जाएगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 4-6 महीने का वक्त है तो फिर आप मैगज़ीन या बाकी सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। जी। अच्छा, जनरली मैं आपको ये जानना चाहूँगी कि कोई भी इंसान जो कि फ्रेश एक तरीके से तैयारी कर रहा है, तो कितने महीने की रेगुलर स्टडीज़ कम समय में उसको एक अच्छी तैयारी के लिए काफ़ी रहती है, अगर ज़्यादा समय नहीं है? जी, अगर मान लेते हैं 6 महीने का समय है और आपके बेसिक्स यानी जीके थोड़ा सा आपका अच्छा है, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक्स अच्छे नहीं है तो शायद 1 साल का समय आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग सकता है कम से कम। चलते चलते आपसे मूल मंत्र जानना चाहूँगी, 1 या 2 लाइन में क्या देना चाहेंगे जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं?
देखिए, मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि इस एग्ज़ाम को आप बहुत इजी लें। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखें, स्मार्टली स्टडी करें और उन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो नहीं करनी है, बिकॉज आपको कई चीज़ें पता है ये करनी है बट नहीं करनी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आखिरी बात यह है कि दिस इज़ ऑल मेंटल गेम। ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन नहीं है, बट इसमें आपको अपने पैसिव माइंड को समझाना है कि दिस इज़ डूएबल। आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, फिर आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत खूब अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी नॉलेजेबल बातें हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कोई मंजिल पाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राई कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी की वो मनचाही मंजिल पा लेंगे। आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए दूरदर्शन शिमला।